नमस्कार दोस्तों, सन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जनजातीय आंदोलन। जनजातीय आंदोलनों में मुख्यतः जो आंदोलन है वो है एक तो भगत आंदोलन और दूसरा है एक ही आंदोलन। जो भगत आंदोलन है वो भील जनजाति से संबंधित है और ये एक ही आंदोलन है वो भील और गरासिया जनजाति संबंधित है। ये बांगड़ और सिरोही क्षेत्र में होते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि जो राजस्थान की गरासिया जनजाति है वो आबू है, पिंडवाड़ा है, सिरोही जिले में निवास करती है। इस कारण से यानी दोनों जनजातियों को एक करने के लिए, एक सूत्र बांधने के लिए कौन सा आंदोलन होता है? एक ही आंदोलन। इस एक ही आंदोलन के जो नेतृत्व करता है वो मोतीलाल तेजावत और इस भगत आंदोलन के जो नेतृत्व करता है वो है गोविंदगिरी। तो लेकिन इनसे पहले हम देखते हैं कुछ इससे पहले का जो आंदोलन है। जैसे एक आता है बारापाल आंदोलन। तो बारापाल आंदोलन के बारे में पूछा जाता है कि ये बारापाल आंदोलन है किस जनजाति से संबंधित है? तो वो है भील जनजाति संबंधित। मैं आपको बता देता हूं कि पाल से संबंधित आंदोलन अगर पूछा जाता है तो 99% भील जनजाति से संबंधित होगा। जैसे बोराई पाल विद्रोह और एक बारापाल विद्रोह और एक आता है रास्तापाल कांड। तो जैसे ही इनके पीछे पाल है ना, पाल लगी हुई है, तो पाल से संबंधित जो भी विद्रोह है, आंदोलन है, वो किसे संबंधित है? तो भील जनजाति से संबंधित है। अब हम देखते हैं बारापाल विद्रोह। कौन सा पढ़ेंगे? बारापाल विद्रोह। तो बारापाल विद्रोह, ये बारापाल विद्रोह होता कब है? तो ये बारापाल विद्रोह होता है 1880 ईस्वी को। कब होता है? तो 1880 ईस्वी का ये विद्रोह है। यानी इसके जो नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो नेतृत्व करता तो कौन कौन आते हैं? तो जैसे इनके नाम आते हैं नीमा, खेमा और जोइता। इस आंदोलन का जो कारण था वो कारण क्या था? यानी जो भीलों पर प्रतिबंध लगे थे वो प्रतिबंध कारण थे। यानी इसका कारण क्या था? भीलों पर लगाए गए प्रतिबंध। क्या था इसका मुख्य कारण? भीलों पर जो प्रतिबंध लगाए गए थे वो प्रतिबंध इसका मुख्य कारण था। इस आंदोलन के लिए जो प्रेरणा का काम किया था, यानी इन भीलों को प्रेरित किया था, वो एक रेखावदेव मंदिर है और रेखावदेव मंदिर ही इसका मुख्य केंद्र है। पूछा जाए यानी इस बारापाल विद्रोह का जो मुख्य केंद्र है वो मुख्य केंद्र क्या है? तो वो है रेखावदेव मंदिर। मुख्य केंद्र क्या है इसका? तो केंद्र यानी इस आंदोलन का यानी इस विद्रोह का केंद्र क्या है? तो रेखावदेव मंदिर। रेखावदेव मंदिर ये कहां पड़ता है? तो ये उदयपुर में। कहां है? उदयपुर। इसी मंदिर के एक पुजारी होते हैं, यानी रेखावदेव मंदिर के पुजारी। उन पुजारी ने क्या किया था कि इन्हें प्रेरित किया था। यानी इन्हें प्रेरित किसने किया था? प्रेरित। तो प्रेरित इनके यानी इस मंदिर के पुजारी हैं। वो पुजारी कौन है? खेमराज भंडारी। इन खेमराज भंडारी ने इन्हें प्रेरित किया कि आप आंदोलन कीजिए, विद्रोह कीजिए, हम आपके साथ में हैं। तो ये प्रेरित करते हैं। ठीक है। इसका केंद्र क्या है? तो ये रेखावदेव मंदिर है। ये कहां पड़ता है? तो ये उदयपुर में पड़ता है। ठीक है, याद रखना। होता क्या है कि इस समय मेवाड़ के जो महाराणा थे ना, वो मेवाड़ के महाराणा कौन थे? आप मुझे बताएंगे। तो मेवाड़ के महाराणा थे, चलो मैं बता देता हूं। तो महाराणा कौन थे? मेवाड़ महाराणा। तो मेवाड़ महाराणा थे इस समय सज्जन सिंह महाराणा। मेवाड़ महाराणा कौन थे? सज्जन सिंह। इनका टाइम पीरियड आता है वो 1800
1874 से लेकर के 1884 ईस्वी तक आता है। इनके एक दीवान आते हैं, दीवान। इनके राज्य में जो लेखन का कार्य किया था वो कौन थे? तो वो थे श्यामल दास। जो धोकलिया गांव भीलवाड़ा के थे श्यामल दास, श्यामल दास यानी कविराज श्यामल दास, ये इनके। और इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की थी। इनका एक वेरी फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध एक ग्रंथ है इनका। तो वो क्या है, कौन सा है? तो वीर विनोद। वीर विनोद किसका है? बार बार पूछा जाता है ये कि किससे संबंधित है। तो ये सज्जन सिंह के दरबारी थे। कौन? श्यामल दास। श्यामल दास ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? तो ये वीर विनोद ग्रंथ लिखा था। होता क्या है इसमें, 22 एक समझौता होता है। कब होता है? 22 अप्रैल को होता है समझौता। समझौता कब होता है? तो याद रखना समझौता कब होता है। तो यह है 22 अप्रैल 1881 को समझौता हुआ। और समझौते में क्या होता है कि उसके बाद में ये आंदोलन समाप्त हो जाता है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मेवाड़ का वह कौन सा विद्रोह था, वह कौन सा आंदोलन था जिसके कारण जनगणना के कार्य को स्थगित करना पड़ा था मेवाड़ के अंदर? तो कौन सा है? तो ये बारापाल विद्रोह। आपको पता होगा कि भारत के अंदर जो व्यवस्थित जनगणना थी वो कब होती है? लाल रिपन के काल में होती है, वो 1881 में। पहले जो शुरू हुई थी वो 1872 में और व्यवस्थित होती है 1881 ईस्वी में। इसी समय ये टाइम पीरियड बिल्कुल समकालीन है। तो इस कारण से यानी मैं लिख देता हूं कि इस विद्रोह के कारण, ठीक है, इस विद्रोह के कारण, इस विद्रोह के कारण, इस विद्रोह के कारण, कौन सा? यानी बारापाल विद्रोह के कारण जनगणना के कार्य को स्थगित करना पड़ा था। ठीक है, मैं दोबारा से फिर बता देता हूं। पूछिए, एक ही चीज जाएगी आपसे कि ये बारापाल विद्रोह वो किस जनजाति से संबंधित है। तो किस जनजाति से संबंधित है? वो भील जनजाति से संबंधित है, ये याद रखना। ठीक है, आपको एक ही चीज याद रखनी है इसमें से। मैं बार बार बता रहा हूं तुम्हें कि बस किस जनजाति से संबंधित है। तो वो किस जनजाति से संबंधित है? वो भील जनजाति से संबंधित है। दूसरी घटना आती है, वो आती है भोराईपाल विद्रोह। भोराईपाल विद्रोह। ये कब का है भोराईपाल विद्रोह? तो ये भोराईपाल विद्रोह कब आता है? तो ये आता है 13 जून 1881 ईस्वी को। होता क्या है, ये आंदोलन यानी ये विद्रोह हुआ क्यों था? क्यों भीलों ने एक फकीर की हत्या कर दी थी। कारण क्या था इसका? कारण भीलों ने एक फकीर की हत्या कर दी थी। इसलिए भीलों को पकड़ने के लिए गिरदावर इसलिए गिरदावर दयालाल को
भेजा था। किसे भेजते हैं? गिरदावर दयालाल को। पूछा जाए कि ये गिरदावर दयालाल का संबंध किस विद्रोह से है, तो ये बोराईबाल विद्रोह से है। ये होता कब है? तो याद रखना, ये 13 जून 1881 ईस्वी को होता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जब तक हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं जनजाति आंदोलन। जनजाति आंदोलन में पहले देखते हैं हम ये भगत आंदोलन। ये भगत आंदोलन किससे संबंधित है? तो ये भीलों से संबंधित है। ये भील जनजाति संबंधित है और ये भील प्लस गरासिया, भील प्लस गरासिया। ये गरासिया जनजाति है, वो अपने राजस्थान की जनसंख्या की दृष्टि से तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, तो ये आंदोलन होंगे वो मेवाड़ प्लस सिरोही वाले क्षेत्र में होंगे, क्योंकि मैं आप द्वारा से बता देता हूं, क्योंकि ये गरासिया जनजाति है, वो सिरोही क्षेत्र में निवास करती है। ये अब देखते हैं भगत आंदोलन। तो भगत आंदोलन का जो नेतृत्व किया था, वो नेतृत्व किसने किया था? तो गोविंद गिरी ने। ठीक है, नेतृत्व देखते हैं हम, तो नेतृत्व गोविंद गिरी कौन है? किसने किया था? गोविंद गिरी ने। ठीक है, अब ये आंदोलन हुआ क्यों था, इसका कारण देखते हैं। तो कई कारण रहते हैं। होता क्या है कि इनके कारणों की जो मुख्य शुरुआत होती है, तो आपको पता होगा कि 13 जनवरी 1818 ईस्वी को मेवाड़ के जो महाराणा थे ना, भीम सिंह ने अंग्रेजों से सहायक संधि कर ली जाती है, और सहायक संधि करने के बाद में अंग्रेजों ने अपने एक रेजिडेंट की नियुक्ति की जाती है, और मेवाड़ के जो प्रथम रेजिडेंट थे वो थे कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड यहाँ पे रेजिडेंट बन करके आते हैं। आने के बाद में क्या होता है कि ये भीलों के जो आंतरिक मामले थे, उन मामलों में हस्तक्षेप करते हैं। उसके बाद में जो रीति रिवाज थे, रीति रिवाजों में हस्तक्षेप करते हैं। रीति रिवाजों में हस्तक्षेप करने के बाद में इनके जो वनोत्पाद थे, जैसे आदिवासियों का हरास होना, बांस, उसमें प्रतिबंध लगा दिया जाता है। और इनका आदिवासियों का जो कलप वृक्ष है महुआ, और महुआ से ये देसी शराब बनाते थे, उसे कहते थे मावड़ी। और मावड़ी पर क्या लगा देते हैं? ये आबकारी टैक्स लगा देते हैं। उसके बाद में जो मुखिया होता है इसका, यानी भील जनजाति का जो मुखिया होता है गमेती के द्वारा जो कर लिए जाते थे, बोलाई कर और एक रखवाली कर, तो इन रखवाली और बोलाई करों को समाप्त कर दिया जाता है। और उसके बाद में क्या होता है, जो तंबाकू और अफीम पर भी क्या लगा दिया जाता है? टैक्स लगा दिया जाता है। तो इन कारणों को हम लिखते हैं। तो मैंने ये कारण बताए थे, इन कारणों को लिखते हैं, पहले देखते हैं। ठीक है, तो क्या क्या कारण रहे थे? तो कारण नंबर 1, क्या कारण है इसका? 13 जनवरी 1818 को मेवाड़ के मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह ने अंग्रेजों से सहायक संधि कर ली। सहायक संधि कर ली। ठीक है, मेवाड़ में अंग्रेजों ने एक रेजिडेंट की नियुक्ति की। और रेजिडेंट कौन थे? जो प्रथम रेजिडेंट थे ना मेवाड़ में, जो रेजिडेंट बन के आए थे, तो वो थे कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल वही घोड़े वाले बाबा, कर्नल जेम्स टॉड ये आते। ठीक है, एक कारण तो ये है कि यहाँ पे प्रथम रेजिडेंट नियुक्त कर दिया जाता है,
कर्नल जेम्स टॉड को। और कर्नल जेम्स टॉड यहाँ पे आते हैं तो आने के बाद में पहला कारण ये हो जाता है, उसके बाद में दूसरा कारण देखते हैं। भीलों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू। नंबर 2, 3 यानी 2 तो यह है। तीसरा, भीलों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप चौथा देखते हैं हम। भीलों की रीति रिवाजों में हस्तक्षेप किया। जैसे इन भीलों की एक प्रथा थी, डाकन प्रथा। उस डाकन प्रथा को क्या करते हैं, समाप्त कर देते हैं। आपको याद होगा कि भीलों की जो डाकन प्रथा है ना, वो समाप्त हुई कब? 1853 ईस्वी को। उस समय जो मेवाड़ के महाराणा थे ना, लगभग वही 1857 की क्रांति के आसपास में 1853 में डाकन प्रथा समाप्त कर दी जाती है भीलों की। मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह के समय जेसी ब्रुक के द्वारा ये समाप्त कर दिए थे। तो ये इनके जो रीति रिवाज थे, इन्हें लगा था कि हमारे ये रीति रिवाजों में हस्तक्षेप कर रहे हैं, हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं, धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। इस कारण से ये गुस्सा हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। ये नाराजगी इस कदर भड़क जाती है कि देख और क्या क्या कारण रहे हैं इनकी। 5वां कारण देखते हैं। भीलों के वनोत्पाद उत्पादों पर टैक्स क्या लगा दिए थे? टैक्स यानी कर लगा दिए थे। यानी वनोत्पाद कौन कौन से थे अपने? ये वनोत्पाद यानी आदिवासियों का हरास होना यानी क्या था? बांस। ये बांस पर भी क्या लगा दिया था? टैक्स लगा दिया था, बांस। ठीक है। दूसरा, आदिवासियों का कल्प वृक्ष, आदिवासियों का कल्प वृक्ष। याद रखना है आपको, ये आदिवासियों का कल्प वृक्ष क्या है? महुआ। क्या है? महुआ। और ये महुआ से क्या करते थे? महुआ से शराब बना देते। क्या बनाते थे? शराब बना देते। महुआ से शराब यानी इसे कहते क्या? मावड़ी बनाते थे, जिस पर अंग्रेजों ने क्या किया था कि टैक्स लगा दिया था। यानी जो नशीले पदार्थों पर जो टैक्स था ना, वो कौन सा था? आबकारी टैक्स बनाते थे। जिस पर यानी किस पर? मावड़ी पर। जिस पर आबकारी टैक्स लगा दिया था, इसी रख देता हूं, आबकारी कर लगा दिया था। आगे देखते हैं हम।
और क्या था कि तंबाकू और अफीम पर टैक्स लगा दिया था। तंबाकू और अफीम पर भी टैक्स लगा दिया था। टैक्स यानी कर लगा दिया था, लगा दिया था। और क्या होता है, इनका जो मुखिया होता है ना, वो मुखिया के द्वारा कर लिए जाते हैं। वो कौन कौन से टैक्स थे? तो एक होता है बिलों के द्वारा जो लिए जाने वाला कर था ना, एक बोलाई कर, और एक होता है रखवाली कर। रखवाली कर यानी एक चौकीदारी कर, और बोलाई कर था वो यात्री कर था। ठीक है, कर लिए जाते हैं। तो बिलों के द्वारा जो कर लिए जाते थे, उन बिलों के द्वारा लिए जाने वाले करों को क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया जाता है। बिलों के द्वारा लिए जाने वाले करों यानी टैक्सों को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, यानी कौन कौन से टैक्स थे इनके? जो कर थे, जो लेते थे, तो दो कर थे। ठीक है, तो दोनों करों को देखते हैं। तो नंबर एक, जो कर लेते थे ना, इनके जो मुखिया लेते थे, मुखिया का कौन कहलाता है इनका? तो मुखिया के द्वारा कर लिए जाते थे। तो ये कौन थे मुखिया? गमेती, इनके मुखिया के द्वारा। नंबर एक कौन सा है? चौकीदारी कर यानी रखवाली कर। रखवाली कर यानी इसी से कहते हैं चौकीदारी कर। चौकीदारी कर, दारी कर। दूसरा कौन सा है? तो दूसरा है अपना बोलाई कर। कौन सा कर है? बोलाई कर। बोलाई कर। ये कौन सा था? तो यात्री कर। यात्री कर, जो मालवाहक गाड़ियां जाती थी, उन गाड़ियों से कौन सा कर लिया जाता था? तो ये बोलाई कर लिया जाता था, यानी ये यात्री कर लिया जाता था। दो कर याद रखना, ये बोलाई कर इंपोर्टेंट है। ठीक है, पूछा जा सकता है कि ये बोलाई कर है, ये किससे संबंधित है? तो ये किससे? यात्री से संबंधित है, यात्री कर है ये। ठीक है, जब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, उसके बाद हम अब आगे चलते हैं, क्योंकि उसके कुछ और कारण भी बचे हुए हैं। ठीक है, कारण ही हम देख रहे थे। कारण, नेक्स्ट कारण क्या देखते हैं? तो नेक्स्ट कारण क्या आता है इसका? बिलों से बेगार कराना। क्या था इनका? बिलों से बेगार कराई जाती थी। ठीक है, सारे के सारे इनके बनोत्पाद थे, शराब थी, तंबाकू थी, कर थे, इन सभी पर टैक्स लगा दिया गया। ऊपर से इनसे क्या करवाई जाती थी? बेगार करवाई जाती थी। इस कारण से ये नाराज हो जाते हैं, और नाराज होने के बाद में क्या होता है? सर्वप्रथम ये 1823 ईस्वी में दौलत सिंह खींची के नेतृत्व में विद्रोह करते हैं, आंदोलन करते हैं। सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में? तो दौलत सिंह खींची के नेतृत्व में। ठीक, बिलों ने सर्वप्रथम 1823 ईस्वी में, कब? 1823 ईस्वी में, 1823 ईस्वी में दौलत सिंह खींची के नेतृत्व में विद्रोह
किया। ये विद्रोह करते हैं दौलत सिंह किची के नेतृत्व में। अंग्रेजों को इस बात का पता चलता है। जैसे ही पता चला तो अंग्रेज इस पर नियंत्रण पाने के लिए क्या करते हैं, 1841 ईस्वी में मेवाड़ भील कोर की स्थापना करते हैं। ठीक है, अंग्रेजों ने 1841 ईस्वी में 1841 में मेवाड़ भील कोर, मेवाड़ भील, अंग्रेजों ने 1841 में मेवाड़ भील कोर यानी इसी से कहते हैं MBC का, MBC की स्थापना की। क्यों की थी ये, यानी इसका पहले तो हेडक्वार्टर देख लेते हैं, इनका मुख्यालय कहाँ था। तो मुख्यालय कहाँ था, तो ये खेरवाड़ा, कहाँ है, खेरवाड़ा। और खेरवाड़ा कहाँ पड़ता है, तो उदयपुर में। ठीक है, क्यों बनाई थी, क्यों, तो ये भीलों पर नियंत्रण पाने के लिए। ठीक है, ये कारण था। इसलिए यानी भीलों पर नियंत्रण पाने के लिए अंग्रेजों ने किसका गठन किया था, तो मेवाड़ भील कोर यानी MBC का गठन किया था। याद रखना, इसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब की गई थी, तो 1841 ईस्वी। इसका मुख्यालय कहाँ था, तो खेरवाड़ा। ठीक है, ये क्यों बनाई गई थी, तो भीलों पर नियंत्रण पाने के लिए। इसके बाद में क्या होता है कि इन भीलों में जनजागृति का काम होगा। और जनजागृति का काम कौन करते हैं, मुख्यतः करते हैं कौन, गोविंद गिरी, पूजाधीर, सुरजी भगत। ठीक है, और एक आते हैं संत मावजी, इन्होंने लसाड़ी आंदोलन चलाया था। ठीक है, यानी भीलों में जनजागृति, भीलों में जन जागृति का कार्य किसने किया था, तो कौन कौन आते हैं, एक तो गोविंद गिरी, मुख्यतः तो यही है, गोविंद गिरी, सुरजी भगत, पूंजा धीर, संत मावजी। ठीक है, मैं एक नोट लगा देता हूं, नोट संत मावजी ने लसाड़ी आंदोलन चलाया था। लसाड़िया आंदोलन चलाया था। पूछा जाए कि संत मावजी ने कौन सा आंदोलन चलाया था, इन्होंने तो कौन सा चलाया था, लसाड़ी आंदोलन। या रिवर्स में पूछ ले आपसे कि लसाड़ी आंदोलन किसने चलाया था, तो ये संत मावजी ने चलाया था। ये संत मावजी का अलग से याद रख लेना, ये मैंने नोट लगा दिए। ठीक है, तो ये इनका ये आंदोलन है संत मावजी का, कौन सा, लसाड़ी आंदोलन। मुख्यतः जो जनजागृति की थी, तो इनमें कौन आते हैं, तो ये गोविंद गिरी जी आते हैं। ठीक है, उसके बाद में गोविंद गिरी जी के बारे में पढ़ लेते हैं कि गोविंद गिरी जी का जन्म कब हुआ था, गोविंद गिरी जी कौन से परिवार में हुए थे, किस जनजाति से संबंधित है, किस जाति से संबंधित है। ठीक है, और इनके कुछ गीत भी हैं। ठीक है, और इनके उपनाम भी है, वो उपनाम भी हम पढ़ते हैं। तो संत मावजी, वो संत गोविंद गिरी, गोविंद गिरी, इनका जो जन्म है, जन्म कब होता है, तो इनका जन्म होता है 20 दिसंबर 1858 ईस्वी को। स्थान क्या है इनका,
यानी कहाँ इनका जन्म हुआ था, तो बांसिया ग्राम डूंगरपुर में जन्म होता है। ये कौन सी जाति में जन्म होता है इनका, तो बंजारा परिवार में, बंजारा परिवार में होता है। इनका उपनाम देखा जाए तो उपनाम क्या आता है इनका, तो भीलों का मसीहा, भीलों के मसीहा। इनका एक गीत है, क्या है इनका, एक गीत कौन सा गीत है इनका, नी मानू रे नी मानू अंग्रेजिया नी मानू। कौन सा गीत है इनका, नी मानू रे नी मानू अंग्रेजिया या नी मानू। ये है इनका गीत है। याद रखना कि इनके किनका गीत है, नी मानू रे नी मानू अंग्रेजिया नी मानू। तो ये गोविंद गिरी जी का। इनका जन्म कब होता है, तो 20 दिसंबर 1858 ईस्वी को। कहाँ होता है, बांसिया ग्राम डूंगरपुर में। और इनकी जो जाति थी वो कौन से परिवार में होता है इनका जन्म, तो बंजारा परिवार में। तो इनके उपनाम क्या है, तो ये भीलों के मसीहा हैं। होता क्या है कि इनकी पत्नी का देहांत हो जाता है। देहांत होने के बाद में ये आध्यात्म की ओर रुख कर लेते हैं, मुड़ जाते हैं। उसके बाद में इनके एक गुरु थे राजगिरी, और राजगिरी क्या करते हैं, कोटा और बूंदी में दशनामी अखाड़ा चलाते हैं और वहीं पे ही रहते हैं और उनसे ही शिक्षा दीक्षा पाते हैं। और शिक्षा दीक्षा पा करके क्या करते हैं, ये अपने गांव बांसिया गांव में लौटते हैं। लौटने के बाद में क्या करते हैं, वहां पे धूड़ी और निशानी की स्थापना करते हैं। और धूड़ी और निशानी की स्थापना की, उसके बाद में यानी एक भगत पंथ चलाया। और भगत पंथ में क्या होता है, लोग गांव गांव से आते गए और जुड़ते गए। सबसे पहले जो जुड़ने वाला जो व्यक्ति था वो था कुरिया भील, जो कहाँ का था, सुरता गांव का था। वो हम आगे पढ़ेंगे आगे की स्लाइड में। जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, मैं पीछे हट जाता हूं। तो चलिए दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हुआ, अब हम आगे पढ़ते हैं। गोविंद गिरी जी क्या करते हैं, अपने गुरु राजगिरी से शिक्षा दीक्षा लेते हैं। इनके एक गुरु थे राजगिरी, और राजगिरी कोटा बूंदी में दशनामी अखाड़ा चलाते हैं और वहीं से शिक्षा दीक्षा लेकर के कहाँ आते हैं, ये डूंगरपुर अपने बांसिया गांव आते हैं। गोविंद गिरी अपने गुरु राजगिरी से शिक्षा दीक्षा लेकर, गोविंद गिरी अपने गुरु राजगिरी से शिक्षा दीक्षा लेकर के अपने बांसिया ग्राम डूंगरपुर आए और बांसिया गांव में धोनी और निशानी, किसकी, धोनी और निशानी, धोनी और निशानी की स्थापना की। क्या थी ये धोनी और निशानी, वो मैं बता रहा हूं तुम्हें। यानी ये तो इनका क्या था, धोना, इनमें
लकड़ी जली थी, हवन यानी एक तरह से हवन कुंड है, और हवन कुंड में आग, ये धूनी है इनकी, और ये अपनी निशानी, यानी निशानी ये अपने जो झंडा लगा देते हैं इन्हें क्या कहते हैं, ये निशानी, यानी ये क्या थी, ये थी धूनी और निशानी। ठीक है, ये निशान है यानी चिन्ह है, निशानी, और ये क्या है इनकी धूनी। ये धूनी और निशानी की स्थापना करते हैं लोग, यहाँ पे आते हैं और लोग आते गए और जुड़ते गए, यहाँ यहाँ लोग आते गए और लोग जुड़ते गए, जुड़ते गए। भगत पंथ से, भगत पंथ से जुड़ने वाला प्रथम व्यक्ति कुरिया भील था। कुरिया भील था। ये कहाँ का था, तो ये सुरता गांव का था, सुरता ग्राम। भगत पंथ के लोगों ने ही भगत आंदोलन चलाया, आंदोलन चलाया। इनके जो राजगिरी गुरु थे ना, ये दशनामी अखाड़ा चलाते थे, और दशनामी अखाड़ा चलाते थे, उनके अंदर कितने नियम थे, तो 10 नियम थे, और 10 नियमों में अच्छे अच्छे नियम थे। और अच्छे अच्छे नियम क्या थे कि पंचायत का फैसला है, जो आपसी जो मतभेद हैं, जो झगड़े हैं, उनका सुलझाना कौन करेगी, तो वो पंचायत करेगी। दूसरी क्या थी कि जो भी भगत पंथ से जुड़ेगा व्यक्ति वो शराब का सेवन नहीं करेगा। और तीसरी इसमें एक अच्छी बात ये थी कि अपने बच्चों को शिक्षा देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे। तो नियम थे, उन नियमों में हम देखते हैं मुख्य मुख्य नियम। नियम नंबर 1, फैसलों का यानी झगड़ों का फैसला पंचायत करेगी। यानी कहीं हम थाने में नहीं जाएंगे, ठीक है, पुलिस के पास में नहीं जाएंगे। जो आपस के मतभेद हैं, जो झगड़े हैं, वो किसके द्वारा सुलझाए जाएंगे, तो ये पंचायत के द्वारा सुलझाए जाएंगे। दूसरा देखते हैं हम, तो भगत पंथ से जुड़ने वाले व्यक्ति शराब का सेवन नहीं करेंगे, शराब का सेवन नहीं करेंगे, ठीक है, ये याद रखना। तीसरी बात क्या है कि अपने बच्चों को, बहुत अच्छी बात लगी मुझे ये, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाएंगे, ठीक है। तो ये इनके अच्छे अच्छे नियम थे। ये जो 10 नियम थे, उन 10 नियमों में से ये नियम थे, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है कि ये गोविंदगिरी है, वो गोविंदगिरी 1883 ईस्वी में संघ सभा की स्थापना करेंगे। संघ सभा की स्थापना के बारे में हम आगे की स्लाइड में देखेंगे, जब तक इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हुआ, अब हम आगे चलते हैं। तो गोविंदगिरी जी ने एक संघ सभा की स्थापना की थी, और संघ सभा की स्थापना करते हैं कब, ये
1883 ईस्वी में। कहाँ करते हैं? तो ये सुरई में करते हैं। इसके उद्देश्य देखेंगे हम, ठीक है, क्या क्या उद्देश्य थे और ये संप सभा का क्या अर्थ होता है वो देखते हैं। तो संप सभा, ठीक है, हम डाल देते हैं यहाँ पे संप सभा। संप सभा, इसकी जो स्थापना होती है ना, स्थापना वो की जाती है 1883 ईस्वी में। लेकिन दोस्तों याद रखना कि जो 7वीं क्लास में एक बुक चलती है हमारा राजस्थान में इसकी जो स्थापना की जो डेट है ना, जो सन है, वो 1903 दे रखी है। जबकि 1903 में इस संप सभा का पहला अधिवेशन होता है मानगढ़ धाम पहाड़ी पे आश्विन पूर्णिमा को। तो याद रखना, मैं चलो यहाँ पे लिख देता हूं कि कच्चा 7 है ना, उस कच्चा 7 में क्या दे रखा है कि ये स्थापना इसकी कच्चा 7, इसकी जो स्थापना है वो कब दे रखी है? तो 1903 में दे रखी है। ठीक है, अब इसे याद रख लेना। ठीक है, संप सभा की स्थापना, और स्थापना कौन करते हैं? तो किसके द्वारा की गई थी? तो गोविंद गिरी के द्वारा। कौन करते हैं? गोविंद गिरी। गोविंद गिरी। और इनके साथ में एक और थे, एक और व्यक्ति थे, कौन? पूंजा धीर। पूंजा धीर। धीर, इसका अर्थ क्या होता है? इस संप सभा का अर्थ क्या होता है? आपसी भाईचारा या फिर बंधुता, आपसी भाईचारा, बंधुता, एकता की सभा, ये इसका अर्थ होता है। आपसी भाईचारा, एकता, बंधुता की क्या है? ये सभा है। ठीक है, इनके उद्देश्य क्या था? यानी इस संप सभा का उद्देश्य क्या है इसका? तो भीलों में जनजागृति फैलाना, यानी भील प्लस ग्रासिया में जनजागृति फैलाना। भील व ग्रासिया जनजाति में जन जागृति फैलाना, ये इनके उद्देश्य होते हैं। ठीक है, ये इनका उद्देश्य क्या है कि भील और ग्रासिया जनजाति में क्या करना है? ये जनजागृति फैलाना है। ठीक है, इसकी जो स्थापना करते हैं वो स्थापना कौन करते हैं? तो पूंजा धीर और गोविंद गिरी। ये कब करते हैं? तो 1883 में। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, अगेन कह रहा हूं कि ये जो 7th क्लास है ना, वो 7th क्लास की ये बुक है हमारा राजस्थान में इसकी डेट कितनी दे रखी है इसकी स्थापना की? तो 1903 दे रखी है, याद रखना। इनके अधिवेशन होते हैं, तो प्रथम अधिवेशन संप सभा का, संप सभा का प्रथम अधिवेशन कब होता है? तो 1903 में। ठीक है, कहां होता है? कहां? तो मानगढ़ धाम पहाड़ी, मानगढ़ धाम पहाड़ी, बांसवाड़ा। मानगढ़ धाम पहाड़ी बांसवाड़ा में। और ये कब होता है?
तो कब होता है, ये आश्विन पूर्णिमा को। और सन पूछी जाए तो ये महीना पूछा जाए, तो तिथि पूछी जाए तो वो कब है, आश्विन पूर्णिमा। तो मैं लिख देता हूं आश्विन पूर्णिमा। आश्विन पूर्णिमा, तो ये होता है इनका प्रथम अधिवेशन। अब हम देखेंगे यहां से आगे कि इसका द्वितीय अधिवेशन, और वही मुख्य है, उसी से बार बार पूछा जाता है। जो दूसरा अधिवेशन होता है वो होता है 17 नवंबर 1913 ईस्वी को। 17 नवंबर 1913 ईस्वी को इस संप सभा का दूसरा अधिवेशन होगा, और वो भी कहां पे होता है, तो मानगढ़ धाम पहाड़ी पर होता है। ठीक है, वो हम देखेंगे। दूसरा अधिवेशन, सेकंड अधिवेशन देखते हैं हम संप सभा का। संप सभा का दूसरा अधिवेशन कब होता है, तो ये होता है, ये याद रखना इस डेट को, 17 नवंबर 1913 ईस्वी को। ठीक है, कहां होता है, वही मानगढ़ धाम पहाड़ी। कहां, तो मानगढ़ धाम पहाड़ी। पहाड़ी कहां है, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा की एक पंचायत है अंबादरा, उस बांसवाड़ा की अंबादरा पंचायत में है ये। ठीक है, कहां है? अब वर्तमान में ये अंबादरा पंचायत, पंचायत बांसवाड़ा। ये मानगढ़ धाम पहाड़ी है ना, इसमें शहीदों का स्मारक भी बनाया गया है। और ये मानगढ़ धाम पहाड़ी दो राज्यों के बीच में आती है। इसमें विवाद चलता रहता है, क्योंकि ये गुजरात और राजस्थान की बिल्कुल बॉर्डर पे है। ये नीचे आपने देखी होगी, नहीं देखी है तो आप जाकर के देखें, बहुत ही अच्छा स्मारक बनाया गया है, यहाँ पे बड़े बड़े लोग भी आते रहते हैं। तो मानगढ़ धाम पहाड़ी पर ये लोग, यानी भील जनजाति के लोग यहाँ पे एक अधिवेशन बुलाते हैं, और अधिवेशन बुला रहे थे, सभा चल रही थी इस पहाड़ी पर। इस पहाड़ी पर जब सभा चलती है तो सभा पर जो एमबीसी थी ना, मेवाड़ भीलकोर, और मेवाड़ भीलकोर के जो व्यक्ति थे, उन मेवाड़ भीलकोर के व्यक्तियों में मेजर सोटन, एक मेजर डैनी और अंग्रेज हैमिल्टन ये आते हैं। आने के बाद में यहाँ पे भयंकर अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं, और गोलियां चलाने में क्या होता है कि यहाँ पे 15 से भील, वो भी सरकारी आंकड़ों के अनुसार, रियलिटी में देखी जाए तो पता नहीं कितने, इससे कई गुने ज्यादा मारे गए होंगे वहां पे, यानी 1500 भील मारे जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। उन शहीदों की याद में यहाँ पे हर वर्ष मार्गशीर्ष पूर्णिमा को मेला भरता है। यहाँ पे पूछा जाए कि इस मानगढ़ धाम पहाड़ी पर मार्गशीर्ष पूर्णिमा को क्या भरता है, मेला भरता है हर वर्ष शहीदों की याद में। ठीक है, अधिवेशन चलता है। ठीक है, जब अधिवेशन कर रहे थे, सभा पर मेवाड़ भील कोर ने, और इनमें मुख्यतः कौन कौन थे, तो मेजर डैनी, मेजर डैनी, मेजर सोटन, मेजर सोटन और हैमिल्टन। कौन थे, हैमिल्टन, अंग्रेज हैमिल्टन। हैमिल्टन ने अंधाधुंध गोलियां चलाई,
जिसमें 1500 भील शहीद हो गए। इन्हीं की याद में मार्गशीर्ष पूर्णिमा को हर वर्ष मेला भरता है। ठीक है, यानी मेला कब भरता है शहीदों की याद में? तो मेला भरता है मार्ग शीर्ष पूर्णिमा। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन यहाँ पे क्या भरता है? मेला भरता है। और इस मानगढ़ धाम हत्याकांड को राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड कहा जाता है। राजस्थान का पूछा जाए आपसे कि राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड कौन सा है, तो ये मानगढ़ धाम हत्याकांड कहा जाता है। होता क्या है, इस घटना के बाद में गोविंदगिरी और पूंजाधीर को पकड़ लिया जाता है। इसके बाद गोविंदगिरी और पूंजाधीर को गिरफ्तार करके अहमदाबाद जेल, जो साबरमती जेल है ना, उसी में भेज दिया जाता है। अहमदाबाद जेल में भेज दिया जाता है। गोविंदगिरी को इस घटना में फांसी की सजा सुनाई जाती है, यानी इन्हें क्या हुई? फांसी, और इन्हें आजीवन कारावास। पूछा जाए कैसी कैसी सजा दी गई थी, तो जिन्हें आजीवन कारावास है, किसे? पूंजाधीर को, और इन्हें क्या है? गोविंदगिरी को फांसी है। लेकिन एक आरपी बोरो था अंग्रेज अधिकारी, आरपी बोरो के आदेश पर जो गोविंदगिरी की जो फांसी की सजा थी उसे आजीवन कारावास में बदल दिया जाता है। आरपी बोरो के आदेश पर गोविंदगिरी की फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया था। 1923 में गोविंदगिरी को सशर्त
से शर्त रिहा कर दिया जाता है। एक शर्त क्या रखी गई थी? शर्त यानी दो शर्तें रखी गई थी। उन शर्तों में पहली शर्त तो ये थी कि आप डूंगरपुर बांसवाड़ा में प्रवेश नहीं करेंगे, और दूसरी शर्त ये थी कि आप भीलों को जनजागृत नहीं करेंगे। ठीक है, डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेंगे। और दूसरी सजा क्या थी? दूसरी शर्त क्या थी? तो भीलों को जन जागृत नहीं करेंगे, यानी जन जागृति नहीं फैलाएंगे। ठीक है, इस कारण से इन्हें रिहा कर दिया जाता है। उसके बाद में इनका अंतिम समय है ना, वो कंबोई गुजरात में बीतता है। गोविंदगिरी का अंतिम समय कंबोई गुजरात में बीता। कंबोई गुजरात में बीता था। उसके बाद में क्या होता है? यहीं पे रहते हुए इनकी जो मृत्यु है ना, वो 30 अक्टूबर 1931 को, यानी इनकी जो मृत्यु थी ना, वो 30 अक्टूबर 1931 को इनकी मृत्यु हो जाती है। और बांसवाड़ा में एक इन्हीं के नाम पर एक विश्वविद्यालय बना है, गोविंद गुरु आदिवासी जनजातीय विश्वविद्यालय। गोविंद गिरी आदिवासी जनजातीय विश्वविद्यालय। ये कहाँ है? तो ये है बांसवाड़ा। तो ये रहा अपना भगत आंदोलन। ठीक है, आज समाप्त होता है यहीं पर ही। और इसमें से मुख्यतः आपको क्या याद रखना है? तो ये तो आपको याद रखना ही रखना है। ये दूसरा अधिवेशन है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी ये डेट याद रख लेना, बार बार पूछी जाती है कि संप सभा का जो अधिवेशन था मानगढ़ धाम हत्याकांड कब होता है? तो ये होता है 17 नवंबर 1913 ईस्वी को। ठीक है, बाई चांस पूछा जाए कि ये मानगढ़ धाम पहाड़ी कहाँ है, तो ये बांसवाड़ा की पंचायत है, वो पंचायत कौन सी है? अंबादरा पंचायत वर्तमान में यही पड़ती है, अंबादरा पंचायत मानगढ़ धाम पहाड़ी। और यहाँ पे और इनकी याद में मेला कब बढ़ता है? तो मार्गशीर्ष पूर्णिमा को। और इसमें कितने भील मारे जाते हैं? कितने लोग भील लोग थे जो शहीद होते हैं? वो थे 1500 भील शहीद हो जाते हैं। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड। वो बात अलग है कि जलियांवाला हत्याकांड है वो 1919 का है, जबकि उससे पहले हो जाता है कब? 1913 में, 6 साल पहले। जबकि उसकी संज्ञा इसे दी जा रही है, जबकि इसकी संज्ञा उसे दी जानी चाहिए। ठीक है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक चीज। ठीक है, ये गोविंदगिरी आदिवासी जनजाति विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ये बांसवाड़ा में। ये भी पूछा जाता है बार बार। ठीक है, याद रख लेना। तो ये रहे हमारे भगत आंदोलन।
तो ऐसे ही हमारे इस वीडियो को देखते रहिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। आपको कमेंट करके बताना है कि कंटेंट कैसा लगा, आपको अच्छा लगा है तो कमेंट करें, और अगर आपको किसी टॉपिक की वीडियो जल्दी से जल्दी चाहिए तो आप कमेंट करके हमें बताइए, उस वीडियो को लाने की जल्दी से जल्दी कोशिश की जाएगी। थैंक यू सो मच।